नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जलन कॉलेज चक्रधरपुर से बोल रही हूँ। जैसा कि लगभग 2-3 क्लास से हम पीछे से पढ़ रहे हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। इसी क्रम में हमने अभी तक क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा और अब हम मौलिक अधिकार के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ेंगे। भारत का संविधान एक जन कल्याणकारी समाज की स्थापना करता है। इसके लिए समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के शोषण का अंत करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान रही है। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन कल्याणकारी का मतलब जिसके अंतर्गत सभी जनता के सभी वर्गों तक जीवन जीने लायक समस्त वातावरण मौजूद हो। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर शोषण ना करे। आज भी समाज में हम देखते हैं पिछड़े तबके कि कुछ लोग जो सुविधा संपन्न होते हैं वो निर्धन लोगों से अपने कार्य को करवाते हैं और बदले में उसे भोजन, वस्त्र इत्यादि देते हैं, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। दास प्रथा, जो कि एक अमानवीय प्रथा है, भारत में प्राचीन काल से भी विद्यमान रही थी। आप देखेंगे किस्से कहानियां हैं, रामायण है, महाभारत है, उसमें दास दासी का वर्णन है। क्योंकि ये इंडिया में दास का उस प्रकार से शोषण नहीं हुआ है जिस प्रकार से यूनान में होता था। यूनान में दासता प्रथा एक प्राचीन प्रथा थी, जिसके अंतर्गत दास को खरीदा और बेचा भी जाता था। जब भारत में ऐबक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक का काल था, उस समय भारत में विदेश से आए इस प्रथा को ज्यादा बढ़ावा मिला। इससे पूर्व प्राचीन काल में अगर देखेंगे तो भारत में आने वाले विदेशी सैलानी, जैसे मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखी है, उसने यह वर्णन किया है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से यूनान में दासों को बांध कर रखा जाता था, कोड़ों से पीटा जाता था, उन्हें खरीदा बेचा जाता था, उस प्रकार की भारत में दासता की प्रथा नहीं थी। यहाँ पर दास दासी बनना स्वैच्छिक था और न ही दास को इतना सताया जाता था। तो चूंकि भारत में भी अभी भी किसी न किसी रूप में दास प्रथा है, जो दिन रात अपने घर पे रखवा कर काम करवाते हैं, बदले में उसे कुछ भी देते हैं। तो यह एक दासता का ही प्रथा है। और इतना ही नहीं, मानव के क्रय विक्रय भी होता है आज भी विदेशों में। यहाँ पर जब
मुस्लिम आक्रांता आए और यहाँ पे रह गए तो दासों का बाजार भी लगता था, जिसके अंतर्गत दास बेचे और खरीदे जाते थे। अरस्तु ने भी दासता के सिद्धांत को स्वीकृति दी, परंतु उसने कहा कि दास मुक्त भी हो सकता है और दास को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देना उसके निजी मालिक को अनिवार्य है। उसने यह लॉजिक दिया था कि दासता प्रथा समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें दास का ही भला होता है। लेकिन अरस्तु की दासता प्रथा न्यायोचित प्रणाली पर आधारित थी। उसने क्रूर पद्धति को नहीं अपनाया था। तो वर्तमान में हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें दास प्रथा पर ही है। इसके अंतर्गत हरिजनों, खेतीहरों, श्रमिक तथा स्त्रियों पर अत्याचार किए जाते रहे हैं। स्त्री को भी यहाँ पर काफी शोषित किया जाता रहा है। इवन आप देखेंगे कि एक ही पोस्ट पर काम करते हुए स्त्रियों को कम पैसा, पुरुषों को ज़्यादा पैसा का, स्त्रियों को कार्य करने की घंटा ज़्यादा और पुरुषों की कम। और ये तो आप वर्तमान में भी है कि स्त्रियां कहीं ना कहीं पुरुषों से बहुत ज़्यादा काम करती हैं। उन्हें डोमेस्टिक वर्क भी करना पड़ता है, जो कि वर्किंग वुमेन है, उन्हें डोमेस्टिक वर्क भी काम करना पड़ता है और घर से बाहर जाकर ऑफिस में भी कार्य करना पड़ता है। तो जो घर में कार्य करना पड़ता है उनके एवज में उनको कुछ भी नहीं मिलता है, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वे स्त्री है। इसलिए घर में कार्य करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो कि पुरुष वर्ग के लिए यह मानसिकता बनी हुई है। तो हम अनुच्छेद 23(1) के अंतर्गत देखेंगे कि संविधान 23(1) के अनुसार मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों के क्रय विक्रय को घोर अपमान और दंडनीय माना गया है। इस तरह ही नहीं, बच्चों से भी श्रम करवाना दासता के शोषण के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे कि गरीब बच्चे जो है कहीं आपको होटल पे काम करते मिल जाएंगे, कालीन उद्योग में बिनाई करते मिल जाएंगे, ठेला चलाते मिल जाएंगे। तो ये क्या है कि उनकी सुकोमलता को, उनके पढ़ने लिखने की उम्र को छीन कर उनके माँ बाप अपनी जीविका के लिए लगाते हैं। और वो ये तर्क भी देते हैं कि कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ। लेकिन अब सरकार के द्वारा इस और कठोर कदम उठाए गए हैं। अनुच्छेद 23(2) बेगार का निषेध। संविधान का अनुच्छेद 23(3) के अनुसार किसी व्यक्ति से बेगार या बलपूर्वक काम लेना अपराध और दंडनीय माना गया है। किसी भी व्यक्ति से बेगारी प्रथा, बेगारी क्या होता है, इसका कहने का मतलब है कि मैंने एक बार पढ़ा कि अगर बेगार किसे कहते हैं, बेगार जिसको काम के एवज में सिर्फ भोजन मिले। मान लीजिए मेरे पिता ने किसी से उधार लिया और वो अपने जीवन काल में उसको चुका नहीं पाए, तो जो उनका पुत्र होगा या पुत्री होगा, तो जिससे वो कर्ज लिए हैं वो उसके यहाँ काम करेगा। काम करने के एवज में या उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ भोजन दे या फिर कुछ अन्य जरूरी कार्य के लिए भी कुछ पैसे दे। तो ये एक बेगारी प्रथा है, जिसके बदले में, श्रम के बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यह कानूनी दृष्टि से गलत है और इसलिए अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसे अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
हम बात बात पे कहते भी कि मैं तुम्हारा बेगार हूँ क्या, बेगारी कर रहे हो क्या। यानी कहने का मतलब है कि हम ऐसे जगह काम कर रहे हैं जिसके बदले में हमें सिर्फ कुछ नहीं मिलता, शोषण पर शोषण मिलते जाता है। उस अवस्था को बेगार अवस्था कहते हैं। बेगारी की अवस्था में व्यक्ति विवश होता है, वह मजबूर होता है कार्य को करने के लिए। अगर वह कार्य नहीं करेगा तो यहाँ तक कि क्रूर क्रूर जो मालिक होते हैं वो उसकी पिटाई भी कर देते हैं। और ज़्यादातर ऐसा दबंग वर्ग ही कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी का व्यक्ति इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं। तो बेगारी प्रथा, किसी से काम लेना, उसके बदले में उसे कुछ नहीं देना, जो है यह एक अपराध की श्रेणी में ही आता है। तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद इस प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 23(3) बाल श्रम का निषेध करता है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से की कम आयु वाले बालकों को कारखानों अथवा खदानों में या किसी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। इस पर लीगल बैंड है। क्योंकि यह उनकी अवस्था जो है पढ़ने लिखने की होती है, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए होती है। और अगर वो ईंट भट्टा पे काम करता रहे, वह जो है कारखाने में काम करता रहे, तो वह पढ़ लिख नहीं पाएगा और वह बड़ा होकर भी वही कार्य करेगा। उसका विवाह भी हो जाएगा, उसके भी बच्चे होंगे और फिर वो भी वही कार्य करेंगे। तो ये एक सिलसिला चलता रहेगा जिसका अंत करना आवश्यक है। तो सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि जो भी 14 वर्ष से कम के आयु वर्ग के बच्चे हैं उन्हें किसी भी जोखिम भरे कार्य में शामिल नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा किया भी गया तो वह दंडनीय अपराध होगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे कई जगह होटल में आप खाते होंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पर बच्चों से कार्य नहीं करवाया जाता, क्योंकि होटलों में भी थाली मांजने के लिए, पानी लाने के लिए बच्चों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में शोषण का विरुद्ध के अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को वास्तविक रूप देने के लिए जुलाई 1975 में घोषित किया गया कि बंधक मजदूरी प्रथा कहीं भी हो गैर कानूनी घोषित की जाती है। यहाँ तक कि लोगों को बंधक बना लिया जाता है। बंधक मतलब कि तुमने इतना कर्ज लिया था, उसको चुका नहीं पाओगे तो तुम हमारे यहाँ उसके बदले में कार्य करो। इसको कहते हैं बंधक प्रथा। और वह व्यक्ति तब तक कार्य करते रहेगा जब तक कि उसका पिछला हिसाब किताब बराबर न हो जाए। और मेरे ख्याल से यह हिसाब किताब उसका कभी भी अपने जीवन काल में बराबर नहीं होगा। जिनके शोषण करने की मानसिकता बन गई हो वह आराम से शोषण करते रहेंगे। सन 1996-97 में न्यायालयों में बाल श्रम पर विशेष जोर दिया गया कि कहीं से भी बाल श्रम न हो। आजकल आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक अधिकार शिक्षा पाने का अधिकार को जोड़ दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर 14 वर्ष से कम आयु के बालक हो और वो स्कूल नहीं जाते हैं तो वे उनका यह जो है मौलिक अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार, वो जो है शिकायत कर सकते हैं। और हमारे देश में बच्चों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। चाइल्ड लाइन लाइफ, चाइल्ड सेफ, उसके बाद बाल सुधार केंद्र, बहुत सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के मानसिक और शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रावधान किए गए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कम उम्र में भटक जाते हैं, घर से भागने लगते हैं क्योंकि उनका मन जो है बहुत कोमल होता है और जल्दी ही वो किसी भी कार्य को सीख लेते हैं।
अगर घर का वातावरण उनके अनुकूल नहीं होता है तो वह घर से भागना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने चाइल्ड सेफ लाइन की भी व्यवस्था की है। और बाल अवस्था में कोई अपराध हो जाए तो बाल सुधार केंद्र भी है। यह सरकार का प्रावधान है। निसंदेह संविधान संशोधन के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है वह सराहनीय है, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसके लिए सामाजिक जागृति आवश्यक है। बाल सुधार का सिर्फ कानून बना देने से नहीं होगा, उसके लिए सामाजिक जागृति होना आवश्यक है। समाज को यह भी सोचना पड़ेगा कि जैसे हमारे बच्चे वैसे सभी बच्चे, जब तक सामाजिक जागृति नहीं आएगी कोई भी अपराध जो है वह समाप्त नहीं हो सकती। समाज को सुधारने के लिए, समाज से कोई भी बुराई को हटाने के लिए सामाजिक जागृति आवश्यक है। साथ ही शोषण के विरुद्ध जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं वे बहुत अपर्याप्त है। इस समाज में आज भी साधन रहित व्यक्तियों का साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा शोषण किया जाता है। श्रम को सस्ता खरीदना भी एक प्रकार का शोषण ही है। मान लीजिए कि हम जो है किसी के श्रम को खरीदते हैं और वो बहुत कम दाम में, तो यह क्या है? सस्ते श्रम को खरीदना भी शोषण है। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर कार्य का एक निश्चित पैमाना होता है। अगर हम उस निश्चित पैमाने से अलग हटकर कार्य करते हैं तो यह क्या है? शोषण है। और शोषण को सामाजिक बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। सस्ता श्रम, मान लीजिए जिसका कॉस्ट 1000 है किसी भी चीज का, और वो हम 100 रुपये में खरीद लेते हैं, जबकि उसकी लागत, उसका सब कुछ मिलकर उसका कॉस्ट 1000 आता है, और मात्र में उसे 100 रुपीज में खरीद, तो ये एक चोरी है। इसके लिए मैंने विशेष बुद्धि का इस्तेमाल किया है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति से कार्य करवाने की सीमा और उस कार्य के बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं, यह भी डिपेंड करता है कि वह योग्य है अथवा अयोग्य है। तो सस्ता श्रम को खरीदना भी एक प्रकार से शोषण है। परंतु सस्ते श्रम से संबंधित नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यह अधिकार निषेधात्मक और नकारात्मक है। यह अधिकार निषेधात्मक और नकारात्मक है। संविधान कुछ ऐसे व्यवस्थाएं कर सकता था जो कि किया नहीं गया। संविधान निर्माता चाहते तो ऐसी व्यवस्था कर सकते थे जिससे शोषण की अवस्था ही उत्पन्न न हो, परंतु उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में आने वाली संविधानेतर संस्थाएं या सामाजिक व्यवस्थाएं इस ओर दृष्टि दिलाती है, और इसके लिए प्रावधान भी हो रहे हैं कि एक लेवल से हटकर आप जब काम कर रहे हैं तो वह दंडनीय है। हालांकि इसके लिए कोई विशेष दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, यह अलग बात है, लेकिन है यह अपराध की श्रेणी में। और जब कोई केस विषम स्थिति में पड़ता है तभी उसका जो है समाधान निकाला जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत से लोग भाग के विदेश जाते हैं, क्योंकि भारत में उनका पर्याप्त
कद्र नहीं है। प्लस आप ये भी देखेंगे कि बिहार, यूपी, उड़ीसा से लोग साउथ की तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इतना भी करप्शन नहीं है। यह क्षेत्र विशेष पे भी डिपेंड करता है कि वह क्षेत्र कैसा है। वह क्षेत्र अगर सुविधा संपन्न नहीं हो तो वहाँ के लोगों की एक मानसिकता बन जाती है कि अरे भूखे मरोगे, इससे अच्छा है कि मेरे खेत पे आके काम करो, कुछ मिल जाएगा, 2 रोटी खाने के लिए मिल जाए। और जो सामने वाला व्यक्ति वो इतना विवश होता है कि वह कार्य करने के लिए करता ही है। कुछ दिन पहले तक कलकत्ता में, और पता नहीं अब भी शायद चलता हो, जिसमें व्यक्ति जो है अपने कंधे पे रखकर घींचता है रिक्शा को, फिर या निषेधात्मक श्रेणी में रखा गया। और पता नहीं अभी तक वह सिस्टम अभी है अथवा नहीं है, या पता नहीं। आप फिर ये देखिए कि पहले जो है लोग पानी भरते थे कंधे पे रख के। अब चूंकि व्यवस्थाएं भी उत्पन्न हो रही हैं, साधन भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों का सस्ता श्रम खरीदना भी समाप्त हो रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कहते सुने गए हैं, जो बहुत बेचारे गरीब असहाय होते हैं, जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते, उन्होंने कहा है कि मशीनीकरण ने उनका जीना हराम कर दिया, मशीन ने उनका कार्य छीन लिया। ये भी सत्य है कि भारत जो है इतना बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं हर व्यक्ति के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। एक लाइफ स्टैंडर्ड जो होता है वह यहाँ भारत में पर्याप्त नहीं है। आहलूवालिया कमीशन ने एक व्यक्ति के लिए यह हिसाब निर्धारित किया था कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 30 रुपया कमाता है वह गरीब नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा कमीशन राष्ट्रीय स्तर पे, जिसको गरीबी निर्धारित करने के लिए हर समय जो है, हर कुछ अंतराल के बाद एक सरकार का सर्वे होता है और वह निर्धारित करता है, वह सोशल रिसर्च करता है कि अब कैसी स्थिति है। जैसे पहले के ज़माने में जिसके पास 10 रुपया था वह व्यक्ति गरीब नहीं है, वो कुछ खरीद के खा सकता है। लेकिन आज की डेट में अगर हम उस 10 रुपया को देखेंगे तो उसकी कीमत बहुत घट गई है। लेकिन आज भी वही बात करना कि जो 30 रुपया कमा लेता है, शायद आहलूवालिया कमीशन की ही ये रिपोर्ट थी, जिनके एक दिन का काम करने का खर्च शायद लाखों रुपया आता होगा। एक दिन में वो एसी कार से घूम के फाइल, रिपोर्ट, मीटिंग वगैरह जो करते हैं, उनका एक दिन का कॉस्ट आता है 1 लाख रुपया होटल में ठहरने का। और वह एक गरीब के लिए क्या निर्धारित करते हैं कि वह 30 रुपया कमाता है तो वह गरीब नहीं है। तो हम खुद सोच सकते हैं कि जो ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं वह किस दृष्टि से व्यक्ति को देखते हैं और उनकी क्या मानसिकता है। यह एक बहुत ही गंभीर और शोचनीय विषय। इसलिए आप लोगों ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा था कि शोषण पूंजीपति के द्वारा श्रमिक वर्गों का शोषण होता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए बेड़िया है, पाने के लिए संपूर्ण संसार है। कार्ल मार्क्स, जिसकी ये विचारधारा थी, कहीं ना कहीं हमारे समाज में उनका यह विचारधारा सत्य ही प्रतीत होता है। क्या एक मजदूर का जीवन नहीं, एक गरीब का जीवन नहीं? आखिर कब तक शोषक जो है शोषित होते रहेंगे और शोषक वर्ग उसका शोषण करते रहेंगे? इसके लिए संविधान में पर्याप्त और कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई किसी का शोषण नहीं कर सके। अब हम भारतीय संविधान में 25 से 28 में जो वर्णित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा करेंगे।
मेरे ख्याल से हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हर आर्टिकल को टाइम चाहिए। उसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारा एग्जाम्पल्स और याद रखने की दृष्टि से और विषय को आप अपने आंसर को बहुत अच्छा, सटीक और प्रामाणिक बनाने के लिए जीवंत उदाहरण दे, तो उसमें काफ़ी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मैं चाहूँगी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें। और एक बात है कि जो हम पीछे पढ़ते आए हैं, जैसे समता का अधिकार, तो समता के अधिकार को अगर हम शोषण के विरुद्ध के अधिकार के साथ कंपेयर करें, एक आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल के साथ कंपेयर करके, मतलब तुलना करके अगर स्टडी करते हैं, तो हमारा पीछे वाला पार्ट भी कवर होता है और हमारा आगे वाला पार्ट भी कवर होता है, और सब्जेक्ट जो है काफ़ी रिलेवेंट हो जाते, काफ़ी जीवंत हो जाते इस और जो है याद रखने में बहुत ही सहजता होती है। साथ ही अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ऐसी अवस्था में आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। और एक अच्छे विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि क्वांटिटी बेस्ड ना हो, क्वालिटी बेस्ड हो। एजुकेशन को हमेशा क्वालिटी बेस्ड रखिए। क्वालिटी बेस्ड, जैसे 1 केजी सोना और 1 केजी पीतल, दोनों भार में समान है, परंतु दोनों के वैल्यू जो है अलग अलग है। तो आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को गुणात्मक बनाइए। बहुत ज़्यादा लिख कर कॉपी में आलतू फालतू लोग जो है टीचर के आंख में धूल झोंक देते हैं। लेकिन और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उनका सटीक मार्क मिलता है, जितना वो सही लिखे उतना ही सही मिलेगा। और जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें पता नहीं, कोई स्टूडेंट तो इतना अनाप शनाप भर देता है, क्योंकि उसने कुछ लिखा है इसलिए नंबर देना पड़ता है। लेकिन आगे चल के ये आपके लिए स्लो पॉइजन है, जो आपके फ्यूचर को करप्ट कर देगी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ 1 करोड़ भी आप याद कर लीजिए, आप नॉलेजफुल नहीं हो सकते हैं। ये बचकानी बातें हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो A to Z साफ रहेंगे। तो मैं ये चाहूंगी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें। आज हम सिर्फ शोषण के विरुद्ध के अधिकार को, फिर एक पिछला जो हमने क्लास लिया है, तो ये आप काम करेंगे कि जो पिछला क्लास था शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से कैसे टैली करता है, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। शोषण का विरुद्ध अधिकार अलग है, समानता का समानता राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आप देखेंगे स्पृश्यता का अंत, सार्वजनिक पदों पर सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा। तो ये दोनों आर्टिकल में काफ़ी जो है कोरिलेवेंट है, एक दूसरे पर काफ़ी टच करते हैं। और टच करने वाले पहलू को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उससे उतना ही आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आज की डेट में आप इसको कीजिए, और इससे कितने क्वेश्चन उभर के आते हैं ये खुद आप बनाने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप खुद उसको पढ़कर लिख कर, ज़्यादातर जो पढ़ने का सही तरीका होता है तो उसको लिख कर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तो एक न एक दिन आपको लगेगा कि वाह कितना आसान है, और पढ़ने में आपको मज़ा भी आने लगेगा। तो इसलिए आज की डेट में मैं इतने ही करती हूँ, और नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार
संबंधित होगा।